तेज धूप में तपती दोपहर, गांव का सुनसान चौराहा, धूल उड़ती हवाएं और रामपाल की थकी चाल। तभी सामने से मुखिया आता है। रामपाल, क्या हाल बना रखा है यार। बिल्कुल कमजोर हो गए हो। घर वाले अब भी ध्यान नहीं देते क्या? लगता है जैसे कई दिनों से खाना नहीं खाया। मुखिया जी, अब क्या कहूँ, किससे उम्मीद करूँ। बेटे तो जैसे मुझे बोझ समझने लगे हैं। अब तो जीने और मरने में कोई फर्क नहीं बचा है। रामपाल घर पहुंचते ही बहू की तेज नजरें और कटु शब्दों से टकरा गया। बहू, कुछ खाने को मिल जाता, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। अब शरीर काम नहीं करता पर दिल अभी भी धड़कता है। काम नहीं करते और खाने की उम्मीद रखते हो। हमने क्या आपकी सेवा के लिए जन्म लिया है? रोज रोज के ताने झेलना मुश्किल हो गया है। शाम की हल्की रोशनी में रामपाल बिरजू से दिल की बात करता है, लेकिन जवाब उम्मीद के उलट मिलता है। बेटा, आज बहू ने खाना नहीं दिया, बात बात में अपमान करती है। क्या बुढ़ापा यूं ही बीतेगा? मामूजी, आपको सबसे शिकायत रहती है। मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती, आप ही बात बढ़ाते हो। जो रोटी कमाता है वही खाता है बाबूजी। तो क्या अब मैं पराया हो गया? सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सम्मान चाहता हूँ। क्या इतने भी ज्यादा मांग लिया? रात के सन्नाटे में रामपाल बिना खाए खाट पर पड़ा रहा। आंसुओं ने तकिए को भिगो दिया। सवेरे की पहली किरण के साथ रामपाल गांव छोड़ने का फैसला कर चुका था। गठरी उठाए चला जा रहा था कि फिर से मुखिया से भेंट हो गई। रामपाल, सुबह सुबह कहाँ चले? कुछ चिंता में लग रहे हो। अब गांव भी पराया लगने लगा क्या? अब तो यहाँ कोई नहीं जो पूछे भी। बेटा, बहू ने दिल दुखा दिया। मोहन के पास जा रहा हूँ, शायद वहाँ कुछ अपमान न मिले। अकेले मत जाओ, ये उम्र साथ की होती है। जरूरत हो तो बताना, गांव अपना ही है। दिल छोटा मत करो। अब दिल भी कहाँ बचा है मुखिया जी, जो अपनापन देगा। कहीं रुक जाऊंगा, बाकी भगवान देख लेगा। गांव से दूर कई घंटे पैदल चलने के बाद रामपाल मोहन के घर पहुंचा। मोहन दरवाजे पर ही मिल गया। अरे पिताजी, अचानक कैसे? सब ठीक है ना? आइए अंदर चलिए, आराम कीजिए। बेटा बिरजू के यहाँ अब जगह नहीं बची। बहू की बातें दिल पर लग गई। सोचा तेरे पास कुछ चैन मिलेगा। चिंता ना करें पिताजी, ये घर आपका है। जब तक चाहो यहीं रहिए। पहले पानी पीजिए, फिर कुछ खाना खाते हैं। मोहन की पत्नी ने खाना तो दिया, मगर आंखों में अस्वीकार झलक रहा था। रामपाल सब समझ रहा था। बहू, रोटी बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद। तुम्हारी मेहनत झलकती है इसमें। भगवान तुम्हें खुश रखे। धन्यवाद, लेकिन हर दिन का इंतजाम कौन करेगा? पहले ही खर्चा बढ़ा है, अब एक और जिम्मेदारी। सोचिए, ये कब तक चलेगा? सुनो पिताजी, हमारे अपने हैं। जब तक मेरी सास है उनका ख्याल रखूंगा। चिंता छोड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, मोहन की पत्नी ने धीरे से उसे जगाया। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर नाराजगी थी। सुनिए, ऐसे कब तक चलेगा? पिताजी अब यहीं जम जाएंगे। पहले ही गुजारा मुश्किल है, अब एक और पेट कैसे पालूं? आप तो हमेशा चुप ही रह जाते हैं। चुप इसलिए रहता हूँ क्योंकि वो मेरे पिता हैं। क्या एक पिता को इस उम्र में घर की शांति नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हारी चिंता ठीक है, पर हल हम ढूंढ लेंगे। हल आप ढूंढते रहिए, मैं तो अब और बोझ नहीं झेल सकती। सुबह से शाम तक काम करती हूँ और सुनती भी हूँ। अब मुझे अपने बच्चों की भी फिक्र है। सुबह सबके उठने से पहले ही रामपाल उठ गया था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कुछ टूटने की हल्की सी परछाई थी। बेटा मोहन, मैं आज थोड़ा घूमने जा रहा हूँ गांव में। मन उदास था, सोचा हवा बदल लूं। देर हो भी जाए तो चिंता मत करना। बाबूजी, आप अकेले कहाँ जाएंगे? मैं साथ चलता हूँ। आप आराम कीजिए, जो चाहिए वो मैं ला दूंगा। बाहर गर्मी भी बहुत है, आपको चक्कर आ सकते हैं। नहीं बेटा, अकेले चलना ठीक रहेगा। कुछ पुरानी गलियों से मिल लूं, शायद पुराना अपनापन मिल जाए। तू बस अपना ध्यान रखना।
रामपाल गांव के बाहर बहती नदी किनारे जा बैठा, बहते पानी को देखता रहा और खुद से ही बातें करने लगा। शायद मैं ही गलत हूँ, उम्मीद ही क्यों रखता हूँ। बेटों को बोझ नहीं लगना चाहता था, फिर भी बन गया। क्या किसी बुजुर्ग की बस इतनी ही कीमत होती है? नहीं कौशल्या, अब नहीं। ये आत्मा अब शांति नहीं ढूंढ रही। अगर भगवान कहीं है तो शायद वही मेरा घर होगा। रामपाल के घंटों तक वापस न लौटने पर मोहन ने पूरे गांव में पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार बात चौपाल तक पहुंच गई। मुखिया जी, बाबूजी कहीं नहीं मिल रहे। सुबह से घर नहीं लौटे। हर गली हर रास्ता देख लिया, कोई सुराग नहीं है। कृपया ढूंढने में मेरी मदद करें। अरे रामपाल ऐसे अचानक कहाँ जा सकता है? सुबह किसी ने देखा था क्या उन्हें बाहर जाते? चलो सब मिलकर नदी की ओर चलते हैं, वो अक्सर वहीं बैठते हैं। हाँ, मैंने सुबह उन्हें लाठी के सहारे नदी की ओर जाते देखा था। गठरी भी साथ थी, शायद कहीं दूर जाने का इरादा हो। जल्दी चलिए, देर न हो जाए। कुछ ही दिनों में रामपाल की तबीयत में सुधार आने लगा, लेकिन उससे बड़ा बदलाव था उसके अपने परिवार में। बेटा, इतने सालों में पहली बार महसूस हो रहा है जैसे फिर से जीने की वजह मिल गई। मुझे अब कोई शिकायत नहीं है इस जीवन से, बस यही प्यार बना रहे। बाबूजी, अब हम आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आपकी सेवा हमारा धर्म है। आपने हमें जन्म दिया है, अब बुढ़ापे में हमारी बारी है। बाबूजी, अब आप हमें भी अपने बेटे जैसा मानिए। जो हुआ उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। अब हर दिन आपकी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। कुछ दिन बाद रामपाल फिर से उसी चौराहे पर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान थी। अरे रामपाल, अब तो बड़े तेज तर्रार लग रहे हो। क्या बात है? चेहरे पर तो पहले जैसी उदासी नहीं रही। लगता है घर वालों ने संभाल लिया तुझे। हाँ मुखिया जी, अब सब ठीक है। मोहन और उसकी बहू ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अब लगता है जैसे घर फिर से बन गया। वाह भाई, भगवान हर बुजुर्ग को ऐसा सहारा दे और हर बेटा मोहन जैसा हो। अब गांव के बाकी लड़कों को भी समझाना पड़ेगा। रामपाल के बदलते हालात की खबर गांव में फैल गई। बिरजू और शंभू, जो कभी अपने पिता को बोझ समझते थे, अब पछतावे में जलने लगे। यार शंभू, हमने तो बाबूजी के साथ बहुत गलत किया। बिना समझे ही उनकी बातों को बुढ़ापा समझते हैं। अब सोचता हूँ तो दिल अंदर से कांप जाता है। हाँ भाई, हम खुद को बेटा कहने लायक भी नहीं रहे। अब तो गांव में भी लोग आंखें तरेड़ते हैं। सुना है मोहन ने बाबूजी को बहुत प्यार दिया। मैं चाहता हूँ एक बार बाबूजी से माफी मांग लूं। शायद वो दिल से माफ कर दे, वरना ये बोझ उम्र भर सताता रहेगा। मोहन के घर एक दिन अचानक बिरजू और शंभू आ पहुंचे। रामपाल उन्हें देखकर चौंक गया, लेकिन मुस्कुरा दिया। बाबूजी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। जो आपके साथ किया उसकी माफी मांगने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी माफ कर दीजिए बाबूजी। हमें समझ आने में देर हो गई, पर अब आंखें खुली है। आपके बिना ये जीवन अधूरा है।